तो बेटा हमारा पहला लेक्चर है आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बेटा सब्जेक्ट है ये बहुत आसान सब्जेक्ट है और ये पैसे को देखने का तरीका बदलने वाला है आपका। ठीक है, अभी तक बेटा जो हम फाइनेंस की बात करते थे हम अकाउंट्स के कंटेक्स्ट में करते हैं। यहाँ पर जो फाइनेंस की बात होगी बेटा ये है असली फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम शब्द सुनते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या चीज? फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बेटा इसका सही नाम जैसे बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है बेटा? हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। किस चीज की डिसीजन मेकिंग करनी है? हमने बेटा डिसीजन लेने हैं। पूरा का पूरा बेटा सब्जेक्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिसीजन मेकिंग है बेटा। और डिसीजन किस तरीके के लेने बेटा? हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा हम 3 टाइप के डिसीजन लेते हैं। 3 टाइप के डिसीजन कौन कौन से बेटा? ये आपने अपनी 12वीं कक्षा के अंदर बिजनेस स्टडी वाली बुक में पढ़ा था। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो बेटा यही 3 डिसीजन हमने यहां पर लेने हैं और मेरा पूरा का पूरा सिलेबस इन्हीं 3 डिसीजन में कवर होता है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है बेटा? हमने पैसा अरेंज कहां से करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो पैसा मैंने अरेंज करा है मैं उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करूंगा, कहां पर इन्वेस्ट करूंगा। डिविडेंड डिसीजन, जहां पर आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है वहां से जो भी आप प्रॉफिट अर्निंग्स कमाते हो वो उसमें से कितना पैसा मुझे बांट देना चाहिए और कितना पैसा मुझे रिटेन करके रख लेना चाहिए बेटा, वो है डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से आएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहां पर इन्वेस्ट होगा, कहां पर जाएगा। और उस पैसे से हमने जो भी इनफ्लो कमाया होगा, जो भी अर्निंग्स कमाई होंगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा और कितना पैसा मैं ग्रोथ के लिए बचा के रखूंगा बेटा, वो है डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, फ्रॉम वेयर टू अरेंज फंड्स। From where to arrange funds. Investment decision, where to invest funds. तो पैसा कहां से लाएं और पैसा कहां पर लगाएं। डिविडेंड डिसीजन, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं बेटा। पहले फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से लाएं। अब जरा सोचो बेटा, अगर एक कंपनी है और उस कंपनी को पैसा अरेंज करना है तो वो कंपनी पैसा कहां से अरेंज कर सकती है। एक कंपनी को बेटा पैसा अरेंज करना है तो वो कंपनी पैसा कहां से अरेंज कर सकती है बेटा? हम लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा अरेंज कर सकते हैं और हम शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो बेटा एक कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए कहीं से भी पैसा अरेंज कर सकती है। जरा सोचो बेटा, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। सोचो लॉन्ग टर्म के लिए बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। बेटा रिटेन अर्निंग्स वही है कि आपने जो पैसा कमाया था उसमें से कुछ बांट दिया होगा यहां पर डिविडेंड की फॉर्म में और कुछ बचा लिया होगा जिसको हम रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट एंड रिटेन अर्निंग्स। डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी। हर वो सिक्योरिटी जिसके ऊपर आप ब्याज भरते हो बेटा वो डेट है। डेट में बेटा क्या क्या इंक्लूड होता है? डेट में इंक्लूड होते हैं डिवेंचर्स, टर्म लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। हर वो सिक्योरिटी जो लॉन्ग टर्म है और कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट भरती है तो वो डेट का पार्ट है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट एंड रिटेन अर्निंग्स। शॉर्ट टर्म के लिए बेटा अगर कंपनी को पैसा अरेंज करना हो तो कहां से आएगा? सोचो, आता है बेटा, हमारे को ये भी आता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को पैसा चाहिए तो वो कहां से आएगा बेटा? हमने शब्द सुना हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसी ही एक और फैसिलिटी होती है बेटा, बैंक देता है हमारे को कैश क्रेडिट। तो बेटा आप बैंक से जाकर के बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो या कैश क्रेडिट ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। या फिर बेटा एक और टर्म है जिसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट।
ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट क्या चीज है बेटा? ट्रेड क्रेडिट क्या चीज है, ध्यान से सुनो बेटा। मैंने किसी व्यक्ति से माल खरीदा 1 लाख रुपए का, उसकी पेमेंट ड्यू है 1 महीने में, तो 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है। मैं आज उससे माल खरीदूंगा, 1 महीने बाद में उसको पेमेंट करूंगा। तो अगर मैं 1 महीने बाद बेटा पेमेंट नहीं करता तो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। 2 महीने 3 महीने के लिए अगर मैं डिले करता हूं पेमेंट, तो बेटा मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्रेडिट पीरियड के बाद अगर आप डिले करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब क्या हो रहा है, मान लो अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है उसको पे करने के लिए 1 महीने बाद, लेकिन इस 1 लाख रुपए की जरूरत मुझे मेरे बिजनेस में ज्यादा है, तो मैं ये 1 लाख रुपया जो मैंने वेंडर को देना था, सप्लायर को देना था, मैं उसको नहीं दे रहा, मैं वो 1 लाख रुपया अपने बिजनेस में डाल देता हूं और मैं इस 1 लाख रुपए के ऊपर ब्याज भरूंगा। तो वेंडर ने, सप्लायर ने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिया, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में तो मेरे पास रोकड़ा आया जिसके ऊपर मैं इंटरेस्ट भरूंगा। जबकि ट्रेड क्रेडिट में क्या हुआ, मैंने सामने वाले से कुछ सर्विसेज या फिर मैंने उससे कुछ माल खरीद रखा था, जिसके बदले में मैंने उसको कोई पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट मैं उसको नहीं कर रहा, मैं उस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस में कर रहा हूं। कुछ पीरियड के लिए मेरे पास कैश क्रंच है, लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उसकी पेमेंट डिले करी। मैंने कहा भाई साहब आप ब्याज ले लेना, लेकिन मैं भी पेमेंट नहीं कर सकता आपकी। तो मैंने उसके पैसे जो मैं उसको देने वाला था, मैंने उस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस में कर लिया, तो मैं उसके ऊपर उसको क्या दूंगा, इंटरेस्ट। तो वो मेरे लिए भी शॉर्ट टर्म सोर्स की तरह अरेंज हो गया पैसा। ट्रेड क्रेडिट 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं रीपे कर दूंगा, वो पेमेंट उसको कर दूंगा, लेकिन उतने पीरियड तक मैं वो पैसा अपने पास रखूंगा, अपने पास बिजनेस के अंदर शॉर्ट टर्म सोर्स की तरह इस्तेमाल करूंगा। एक और बेटा हमने टर्म सीखी हुई है, बिल डिस्काउंटिंग। याद आ रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज में हम पढ़ते थे बेटा, बिल डिस्काउंटिंग। मैंने किसी को माल बेचा, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, मैंने बैंक में जाकर के डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवा के करने के बदले बैंक ने मुझसे कुछ चार्जेस लिए और मुझे पेमेंट कर दी। जो पैसे 3 महीने 4 महीने बाद आते बैंक उसके मैच्योरिटी पीरियड के बाद, वो पैसे मुझे आज मिल गए कुछ खर्चा करके। तो बिल डिस्काउंटिंग भी शॉर्ट टर्म, जो पैसा 3 महीने बाद मिलता आपने वो आज अरेंज कर लिया, आपने 3 महीने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी अरेंज कर ली अपने पास। तो बिल डिस्काउंटिंग बेटा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसके अलावा बेटा एक और होता है कमर्शियल पेपर, सीपी, नाम सुना कभी इसका? कमर्शियल पेपर। तो बेटा कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर बेटा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली जिसकी बेटा इसकी कुछ गाइडलाइंस है, इसको इशू करने से पहले बेटा आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है। कैरेक्टर इसका कैसा है? शॉर्ट टर्म है पहली बात तो। साथ में बेटा आपने टैक्स के अंदर एक शब्द सुना होगा, जीरो कूपन बॉन्ड, या फिर उसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। उसमें क्या होता है, आप हैवी डिस्काउंट पे उसको इशू कर देते हो, पार पे रिडीम करते हो, अलग से इंटरेस्ट की कोई पेमेंट नहीं होती। सेम कैरेक्टर है बेटा कमर्शियल पेपर का। कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है, डिस्काउंट पे इशू करती है, 90 डेज से लेकर के 365 डेज का कोई भी पीरियड उसका हो सकता है। तो कंपनी डिस्काउंट पे इशू करेगी, पार पे रिडीम कर देगी। इन्वेस्टर के लिए वो जो डिस्काउंट वाला पार्ट होगा वो इनकम बन जाएगा, कंपनी के लिए वो डिस्काउंट वाला पार्ट एक्सपेंस बन जाएगा। बेटा कमर्शियल पेपर जब हम इशू करते हैं, कंपनी जब इशू करती है तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करवाई जाती है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग कंपनी का रिस्क प्रोफाइल चेक करवाया जाता है कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस है। एक कंडीशन है कि कमर्शियल पेपर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी होगी। फिर जैसे एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का हम लेके चलते हैं, डिवेंचर नॉर्मली 100 रुपए का होता है। कमर्शियल पेपर कम से कम, सोचो कितना सोचते, कमर्शियल पेपर बेटा होता है 5 करोड़ रुपए की फेस वैल्यू का मिनिमम। तो कमर्शियल पेपर 5 करोड़ की फेस वैल्यू का होता है। अब मान लो कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू करा एक साल के लिए, 5 करोड़ की फेस वैल्यू वाला कंपनी ने इशू कर दिया 4 करोड़ 75 लाख में। तो 5 करोड़ के बदले में कंपनी के पास 4 करोड़ 75 लाख रुपए आ जाएंगे और कंपनी 1 साल बाद इन्वेस्टर को पूरे 5 करोड़ वापस देगी। तो इन्वेस्टर के लिए 25 लाख का जो डिस्काउंट वाला डिफरेंस है वो उसके लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। कंपनी के लिए वो क्या बन जाएगा, खर्चा। तो कमर्शियल पेपर ऐसे बेटा अगर बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अरेंज करना पड़ता है तो बैंक इशू कर देता है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई क्या इशू कर देता है, ट्रेजरी बिल्स। लेकिन फिर आज बेटा हम कंपनीज के बारे में बात करें, कॉर्पोरेट्स के बारे में, तो उनके पास ये सारे सोर्सेज अवेलेबल है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से आएगा बेटा? जब हम पैसा अरेंज करने के लिए जाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म से भी अरेंज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म से भी। ये अलग अलग सोर्सेज हमारे पास है अरेंज करने के। अच्छा, अब बेटा जो पैसा आप लेकर गए हो उसको इन्वेस्ट करने की बारी है। इन्वेस्टमेंट कहां हो? सर ये तो पैसा लाने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहां पर करनी है। बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस ही कौन सा करना है, पैसा पहले ले लिया बिजनेस सोच रहे हैं। बेटा बिजनेस आपने सोच रखा, मान लो मुझे कोई फर्नीचर की फैक्ट्री डालनी है तो मुझे फैक्ट्री लगानी है, फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री लगानी है, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है इतना पैसा मुझे चाहिए होगा, मैं मशीन लेने के लिए जा रहा हूं। मैं देखता हूं मार्केट में मॉडल एक्स भी अवेलेबल है, मॉडल वाई भी अवेलेबल है और मॉडल जेड भी अवेलेबल है। मुझे कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, ये भी तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है। मुझे ये पता है कि मुझे फर्नीचर की फैक्ट्री लगानी, तो मुझे कहां पर लगानी चाहिए? दिल्ली में लगानी चाहिए, गुजरात में लगानी चाहिए, झारखंड में जाके लगा देनी चाहिए,
उड़ीसा में लगा देनी चाहिए, जहां पर मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ डिडक्शन दे देगा, टैक्स के ऊपर हॉलीडे दे देगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है। तो बेटा जब मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात करता हूं, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो। अगर मैं पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, बेटा ध्यान से देखो, अगर बेटा बैलेंस शीट की बात करूं तो ये जो फाइनेंसिंग साइड है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है। देखो ध्यान से, बैलेंस शीट की बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट की बेटा जो लायबिलिटी साइड है, वहां से हम पैसा अरेंज करते हैं, लायबिलिटी साइड से हम पैसा अरेंज करते हैं, और एसेट साइड पे हम पैसा खर्च करते हैं। तो ये सारा बेटा जहां से पैसा आ रहा है लायबिलिटी, एसेट साइड पे पैसा खर्च होगा, और जब एसेट साइड पे पैसा लगाने जाओगे तो बेटा लॉन्ग टर्म में भी लग सकता है और शॉर्ट टर्म में भी लग सकता है। तो बेटा जब आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगाओगे तो वो पैसा कहां पर जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में। और अगर मैं शॉर्ट टर्म में पैसा लगाऊंगा तो बताओ, अब बताओ, ये भी सोचना पड़ेगा तुम्हारा। करंट एसेट्स, बेटा करंट एसेट्स को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर करंट एसेट्स बढ़ेंगी तो इसका मतलब आपने वर्किंग कैपिटल बढ़ाई। तो बेटा आप लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगा सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा लगा सकते हो। बेटा लॉन्ग टर्म वाला पैसा लॉन्ग टर्म में लगेगा, शॉर्ट टर्म वाला पैसा शॉर्ट टर्म में लगेगा। लॉन्ग टर्म वाला पैसा आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं हो सकता। कारण क्या है, बड़ा सिंपल कारण है बेटा। अगर आपने कोई पैसा, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल का पीरियड, अगर आपने 1 साल के पीरियड के लिए कोई भी पैसा अरेंज किया है तो आप उसको ऐसी जगह पे ही लगा सकते हो जहां जो 1 साल से कम में आपको रिटर्न आ जाए, ताकि आप उस पैसे को टाइमली रीपे कर पाओ। लेकिन अगर बेटा आपने यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट से, कैश क्रेडिट से आपने कोई गाड़ी खरीद ली, फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली, तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो गया। पैसा आपने अरेंज करा है 1 साल से कम पीरियड के लिए, इन्वेस्ट ऐसी जगह पे दिया जहां पर वो 1 साल से ज्यादा के लिए लॉक हो गया, तो आप उसको रीपे कैसे करो। तो बेटा हमें अपना कैश फ्लो मैनेज करके चलना पड़ता है। इसीलिए हम शॉर्ट टर्म वाले पैसे से शॉर्ट टर्म जगह पे इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। लॉन्ग टर्म वाला पैसा लॉन्ग टर्म में भी लगता है और शॉर्ट टर्म में भी लग सकता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए, वो 0 to n ईयर्स कब तक भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। मान लो आपने 10 साल के लिए पैसा अरेंज किया है, तो वो 0 to 10 ईयर कभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो 0 to 10 में तो 0 to 1 भी आता है ना, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा ये तो वही फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन। बड़ा ही सिंपल डिसीजन है, कितना पैसा बांटे, कितना पैसा बचा लें, फ्यूचर ग्रोथ में काम आए ताकि। तो हाउ मच प्रॉफिट्स टू बी distributed and how much profits to be retained। कितना पैसा बांट दें, कितना पैसा बचा लें फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ठीक है बेटा, तो ये मेरे सिलेबस का पार्ट है बेटा सारा। फिर यही 3 डिसीजन लेने हैं हमारे पास। जो बेटा चैप्टर्स है वो कौन कौन से है वो जरा देखते हैं। बेटा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन से हमारे रिलेटेड हमारे पास 3 चैप्टर है। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन ही कवर करेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड भी बेटा हमारे पास 3 चैप्टर है। इसमें से एक चैप्टर की बेटा इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पशन दे दिए, लेकिन उसके फिर भी कुछ टॉपिक करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट माहिर है मना करने के बाद भी पेपर में सवाल पूछने के लिए, तो हम छोड़ते नहीं बेटा कोई टॉपिक, हम करेंगे उसको। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी कि फाइनेंसिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों से रिलेटेड बेटा हमारे पास एक चैप्टर है। उस एक चैप्टर के अंदर बेटा 4 छोटे छोटे चैप्टर क्लब्ड है, तो आप उसको 4 हिस्सों में कवर करोगे। तो 3 यहां पर, 3 यहां पर, 4 यहां पर, और एक चैप्टर बेटा हमारे पास डिविडेंड डिसीजन का। ठीक है, और एक चैप्टर बेटा हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस, तो वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारा पूरा सिलेबस है जो हमको कवर करना है। ये हमारे मेजर डिसीजन है, हमारी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा डिसीजन मेकिंग है। ओल्ड सिलेबस जो था बेटा उसमें रिपोर्टिंग वाला पार्ट भी हम करते होते थे, लेकिन नया वाला सिलेबस एग्जैक्टली बेटा बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के साथ ही अलाइंड है, इसमें रिपोर्टिंग वाला कोई काम नहीं। ठीक है, तो जो हमारे पास राइट नाउ सिलेबस अवेलेबल है वो इस पूरे के अंदर कवर होगा। लगभग हम 11 चैप्टर कवर करेंगे बेटा अपने सिलेबस में। ठीक, आगे चलते हैं बेटा, पहला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में जो भी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले बेटा वो टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर होता था, पेपर में सवाल तब भी नहीं आता था इसका, पेपर में सवाल अभी भी नहीं आने वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, लेकिन इसके बिना आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगी ही नहीं।
तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेटा हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए वो काम करता है जो पूरे अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री वाला चैप्टर करता है। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है अकाउंटिंग के लिए, उतना ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या? तो एक बेटा टॉपिक है आज का लेक्चर बेटा हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ही चलेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की वैल्यू टाइम के हिसाब से बदलती है बेटा, पैसे की वैल्यू टाइम के हिसाब से बदलती है। कैसे बदलती है बेटा? अगर आज की डेट में मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, तो 5 साल बाद भी क्या वो 100 रुपए ही रहेंगे? सर पॉकेट में डाल लोगे तो 100 ही रहेंगे, लेकिन बेटा मैं कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर दूं ना, कहीं पर भी एफडी भी करवा दूंगा तो भी शायद 6-7% का इंटरेस्ट लग के वो 130-35 रुपए बनने वाले हैं। तो अगर मेरे पास आज की डेट में 100 रुपए है तो क्या वो 5 साल बाद के भी 100 रुपए के बराबर होगा? चलो एक सवाल तुमसे पूछता हूं बेटा, अगर मैंने तुम्हारे 100 रुपए देने हों, आप मैसेज करके मांगना नहीं किसी ने, बेटा अगर मैंने तुम्हारे 100 रुपए देने हों तो मैं तुम्हारे अब 2 ऑप्शन दे रहा हूं, या तो वो 100 रुपए तुम आज ले लो या फिर वो 100 रुपए मुझसे 1 साल बाद ले। क्या कहते हैं, आज या 1 साल बाद? आज पता है मुझे बेटा आज ही लो, लेकिन बेटा अगर मैं यही कहानी बदल दूं तो मुझे तुमसे 100 रुपए लेने हैं और मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं, या तो आज दे दो या तो 1 साल बाद दे देना। हाँ, अब बदल गया फटाफट बेटा। आज की डेट में जो पैसे की वर्थ है और जो 1 साल बाद पैसे की वर्थ है वो आपस में कंपेरेबल नहीं है। तुमको भी पता है कि आज के 100 रुपए 1 साल बाद शायद 100 नहीं होंगे, वो 106, 107, 108 कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मुझे कंपैरिजन करना है अलग अलग डेट के पैसे का, क्योंकि बेटा मेरा पूरा सिलेबस ही डिसीजन मेकिंग है, आपको बार बार इनफ्लो को आउटफ्लो के साथ कंपेयर करना है। इतने पैसे लगाए इन्वेस्टमेंट में, इतने पैसे वापस आएंगे, किसी से इतने पैसे आज लिए, इतने पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो आपको बार बार पूरे सिलेबस में इनफ्लो को आउटफ्लो के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। और जब आप बेटा इनफ्लो को आउटफ्लो के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में होता है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। यहां पर हम क्या देखेंगे बेटा, अगर आज 100 रुपए दिए हैं और 1 साल बाद अगर 105 वापिस आ रहे तो क्या आप 100 माइनस 105 करके 5 रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दोगे? यहां पर ऐसा नहीं होता बेटा। आपको अगर कंपैरिजन करना है तो पहले आप देखो क्या इन दोनों की वर्थ सेम टाइम पर कंपेयर हो रही है, क्या 1 साल बाद के 105 रुपए आज के 100 रुपए के साथ कंपेरेबल हैं? अगर कंपैरिजन करना है तो वो कैसे पॉसिबल होगा बेटा? हम डिसीजन मेकिंग का फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंट्स जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है, जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो चुके हैं, वहां पर हमको ये नहीं सोचना पड़ता काम करें या ना करें। वहां पर तो हम क्या करते हैं, काम हो चुका है भैया, आप रिकॉर्डिंग करो, सेल हो गई, एंट्री पास करो, इन्वेस्टमेंट कर दी, एंट्री पास करो। वहां पर डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिसीजन मेकिंग यहां पर है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। ठीक है, इस तरह टॉपिक को हमको क्यों समझना जरूरी है, कैसे करना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एनालाइज, वो आगे देखते हैं अभी। लेकिन पहले ये देखो इसको करना क्यों जरूरी है। चलो ध्यान से समझना बेटा, मेरा एक मित्र है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने मुझे बोला कि आप आज की डेट में, आज की डेट मतलब टाइम 0 टुडे, आज की डेट में आप मुझे 100 रुपए दे दो। मिस्टर एक्स मुझसे 100 रुपए मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 1 साल बाद मैं आपको 108 रुपए वापिस कर दूंगा। आप मुझे आज 100 रुपए दे दो, 1 साल बाद मैं आपको 108 वापिस दूंगा। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं बेटा, क्या तुम मिस्टर एक्स को 100 रुपए दे दोगे? क्या तुम ये 100 रुपए मिस्टर एक्स को दे दो? सवाल ये है बेटा, ये इतना इंफॉर्मेशन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसको देख करके चेक नहीं कर सकते। अगर मैं अकाउंट्स के हिसाब से सोचूंगा तो मुझे बेटा 100 रुपए लगाए, 108 रुपए पाए, तो 8 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया। मेरी बुक्स में भी एंट्री बड़ी सुंदर सुंदर नजर आएंगी। टाइम 0 पर मैंने एंट्री कर दी, एंट्री की बात करूं तो डिसीजन की नहीं, एंट्री में क्या होगा, टाइम 0 पर आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपीज। 1 साल बीत गया, आपको वो इन्वेस्टमेंट से 108 रुपए रियलाइज हो गया, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 108, 108 रुपए टू इन्वेस्टमेंट 100, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो 100 की थी, 8 रुपए का हो गया प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 रुपए, बीइंग प्रॉफिट रियलाइज्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बेटा अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट जरूर है, हम अकाउंट्स में कंपेयर करते हैं ऐसे, लेकिन जब डिसीजन ले रहा हूं तब ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? आपको चेक करना पड़ेगा, क्या मैं आज के पैसे को 1 साल बाद के पैसे के साथ ऐसे ही कंपेयर कर लूं? क्या आज का 1 रुपए 1 साल बाद भी 1 रुपए ही रहेगा? क्या आज के 100 रुपए की वर्थ 1 साल बाद 100 रुपए ही है जो आप कंपेरिजन करो? ये वाला पैसा 1 साल बाद मिलना है
और आप आज के 100 रुपए को 108 के साथ कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन करना है तो कैसे चेक करो? दो ऑप्शन है, या तो इस 100 रुपए की वर्थ एक साल बाद चेक करो कि मेरे 100 रुपए एक साल बाद कितने हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली मेरे पास एग्जिस्टिंग जो अपॉर्चुनिटीज है उस 100 रुपए से मैं एक साल में कितने बना सकता हूं, और फिर कंपेयर करो कि मैं अपनी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी से कुछ बना सकता हूं। मिस्टर एक्स मुझे 108 ऑफर कर रहे हैं, अगर मिस्टर एक्स मुझे ज्यादा ऑफर करे तो मैं मिस्टर एक्स को पैसे दे दूंगा 100 रुपए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन कैसे होगा बेटा? सेम डेट के कैश फ्लो कंपेयर हो सकते हैं, अलग अलग टाइम के कैश फ्लो कंपेयर नहीं हो सकते। तो मुझे क्या करना चाहिए बेटा? आपको इस 100 रुपए को उठा करके एक साल आगे लेके जाना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली आप इस 108 की वर्थ आप चेक कर लो, कंपैरिजन सेम डेट पर होना चाहिए, चाहे आप टाइम 0 पे खड़े होकर करो, चाहे आप टाइम 1 पे खड़े होकर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसीजन सेम रहेगा, बट सेम टाइम पे कंपैरिजन होना चाहिए। कैसे? जरा ध्यान से देखो। ये तो बेटा मिस्टर एक्स का ऑप्शन है कि वो कह रहे हैं मुझे 100 रुपए दे दो, आपकी जेब से आज 100 रुपए चले जाएंगे और मिस्टर एक्स आपको एक साल बाद 108 रुपए दे देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे 100 रुपए की वर्थ कितनी है। सर आपको वर्थ कैसे पता चलेगी? बेटा मैं देखूंगा मेरे पास एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। सर मैं एफडी करवा सकता हूं, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकता हूं, मेरे पास अपना बिजनेस है और मेरा बिजनेस मुझे 10% की रिटर्न देता है। चलो मेरे पास एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है 10% रेट ऑफ रिटर्न की, मेरा बिजनेस 10% की रिटर्न देता है। तो बेटा अगर ये 100 रुपए मैं मिस्टर एक्स को ना दूं तो ये 100 रुपए एक साल तक 10% के हिसाब से ग्रो करेंगे, क्योंकि मेरे पास एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी 10% वाली है। तो मैं 100 रुपए की वर्थ 10% के हिसाब से एनालाइज करता हूं कि ये 100 रुपए अगर मैं मिस्टर एक्स को ना देकर के अपनी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी में डाल देता हूं तो ये पैसा कितना हो जाएगा? 110 रुपए। तो मिस्टर एक्स 100 रुपए से कितने बना रहे हैं? 108। मेरी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, मेरा बिजनेस 100 रुपए से कितना बना रहा है? 110। तो अब बताओ क्या मुझे मिस्टर एक्स को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या कहते हो? हाँ बेटा अगर तुम देने के लिए तैयार हो तो मैं मिस्टर एक्स बनने के लिए तैयार हूं तुम्हारे साथ। तो बेटा हमको मिस्टर एक्स को पैसे नहीं देने, हमें अपने बिजनेस में लगाने, क्योंकि मिस्टर एक्स 100 रुपए से 108 बनाते हैं जबकि मेरा बिजनेस 100 रुपए से 110 बनाता है। ठीक है, तो अब आपने जो डिसीजन लिया बेटा इन दोनों को कंपेयर करके लिया है, 108 को 110 के साथ कंपेयर किया है, 100 के साथ कंपेयर नहीं करा, ना 100 को 108 के साथ, ना 100 को 110 के साथ, किसी को कंपेयर नहीं करा। कंपेरिजन करें यहां पर, दोनों सेम डेट की वैल्यू है। अब कंपैरिजन पॉसिबल है। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे बिजनेस में पैसा लगाना है, मिस्टर एक्स को पैसा नहीं देना है। ऑल्टरनेटिवली मैं इसी को दूसरे तरीके से एनालाइज कर सकता हूं। ऊपर आपने अपने बिजनेस से पूछा कि बिजनेस ही मिस्टर एक्स को 108 देते हैं, 100 के बदले में आप कितने दे दोगे? बिजनेस ने बोला मैं आपको 110 दे दूंगा। अब सवाल दूसरा, मैंने बिजनेस के सामने फिर से यही क्वेश्चन रखा कि मिस्टर एक्स हैं, वो टाइम 0 पर मुझसे कितने मांग रहे हैं? 100 रुपए मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी एक साल बाद आप मुझसे 108 रुपए ले लेना। अब मैं अपने बिजनेस से दूसरा सवाल पूछा। पहले मैंने पूछा था 100 रुपए दे दूं तो कितने बना दोगे? अब मैं कुछ और पूछ रहा हूं, मैंने कहा बिजनेस जी मिस्टर एक्स 108 रुपए दे देते हैं अगर मैं उनको आज 100 रुपए दूं तो, लेकिन अगर मैं आपको यानी कि बिजनेस को कुछ पैसे दूं तो आप कितने पैसे में 108 बना सकते हो? क्वेश्चन क्या पूछा बेटा इस बारी मैंने कि मिस्टर एक्स 108 बनाने के लिए 100 रुपए लेते हैं, आप बताओ 108 बनाने के लिए कितने रुपए लोगे? अगर मेरा बिजनेस 108 बनाने के लिए 100 रुपए से कम लेने के लिए तैयार हो जाए तो बेटा मैं क्या करूंगा? मिस्टर एक्स को पैसे नहीं दूंगा, अपने बिजनेस को दूंगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस बोलता है भाई साहब मैं तो 102 में बनाऊंगा, 108 को मैं बोलूंगा भाई साहब बैठे रहो, मिस्टर एक्स को पैसे दे देंगे। मिस्टर एक्स कितने रुपए में बना देते? मिस्टर एक्स 100 रुपए लेकर के 108 रुपए बना देते। ओके, तो अब मुझे क्या ढूंढना है? इस 108 रुपए की वर्थ आज ढूंढनी है, बड़ा सिंपल काम है। कैसे बेटा? हमने छठी क्लास में फॉर्मूला सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r टू द पावर n। आपको ये पता है कि आपको एक साल बाद बिजनेस से कितना चाहिए? 108। आप ये जानना चाहते हो कि आप प्रिंसिपल यानी कि इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कितनी करोगे। ओके, तो मुझे ये पता है कि एक साल बाद जो मुझे अमाउंट चाहिए वो 108 चाहिए अपनी इनकम के साथ, और इनकम मेरा बिजनेस मुझे किस रेट से कमा के देता है? 10%। साल कितने हैं? 1। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 1.10 को शिफ्ट कर दूं, 108 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 98.18। कैलकुलेटर चलाओ बेटा, मेरा पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। 108 डिवाइडेड बाय 1.10 तो आ जाएगा 98.18। इसका मतलब मेरा बिजनेस 108 बनाने के लिए मुझसे केवल 98 रुपए 18 पैसे मांगता है। क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? मिस्टर एक्स 100 रुपए लेके 108 बनाते, जबकि बिजनेस 98 रुपए 18 पैसे को 108 रुपए में कन्वर्ट कर सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए?
सर आपको बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, फिर से यहाँ पर बेटा जो आपने डिसीजन लिया वो इन दोनों को कंपेयर करके लिया कि 100 रुपए लगा करके 108 बनाना बेहतर है या 98 रुपए 18 पैसे। तो हम बेटा 98 रुपए 18 पैसे लगाई, तो मुझे बिजनेस में पैसा लगाना है, मिस्टर एक्स के पास पैसा नहीं लगाना। डिसीजन फिर से सेम है बेटा, लेकिन टाइम जिस डेट पर मैंने खड़े होकर कंपैरिजन किया है वो डेट अलग है। यहां पर आप टाइम 1 पे खड़े होकर कंपैरिजन कर रहे थे, यहां पर आप टाइम 0 पे कंपेयर कर रहे थे। तो नॉर्मली हम कौन सी डेट पे खड़े होकर कंपेयर करते हैं बेटा? टाइम 0 पर। टुडे की भी डिसीजन मुझे आज लेना है। अच्छा, जिस डेट पे खड़े होके बेटा आप कंपैरिजन करते हो, आपने सेम सिचुएशन बेटा दो अलग अलग डेट पे खड़े होकर एनालाइज करी, टाइम 1 पे भी करा, टाइम 2 पर भी, टाइम 0 पर भी करा। आप किसी भी डेट पर एनालाइज कर सकते हो, आंसर सेम रहेगा, डिसीजन आपका सेम रहेगा। जिस डेट पे खड़े होकर के आप एनालाइज करते हो सारे कैश फ्लोज को बेटा, उस डेट को हम बोलते हैं टाइम पूल। क्या बोलते हैं? टाइम पूल। स्विमिंग पूल होता है, टाइम पूल है। ओके, तो ये समझने के लिए कि ये टॉपिक मुझे डिस्कस करना क्यों है, तो बेटा आपको बार बार इनफ्लो को आउटफ्लो के साथ कंपेयर करना है, और इनफ्लो और आउटफ्लो की डेट अलग अलग होगी, टाइम अलग अलग होगा, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी चाहिए। अब हम क्या आगे डिस्कस करेंगे कि मैं करूंगा कैसे कन्वर्ट, मैं आज के पैसे को फ्यूचर में या फ्यूचर के पैसे को आज की डेट में कैसे लेके आऊंगा। देखो सिंपल काम तो आपने देख ही लिया, लेकिन बेटा ये 1 साल की बात थी। मल्टीपल ईयर बहुत आसान टॉपिक है बेटा, टॉपिक मुश्किल नहीं है बट इंपॉर्टेंट है मेरे आगे वाले चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो बेटा आगे चलते हैं, हम इसको कैसे करेंगे। तो बेटा हम इसके अंदर टोटल 4 केसेस डिस्कस करने वाले हैं। चार केसेस, बड़े सिंपल केस है बेटा। केस 1, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना है, जो आपने अभी पहले केस में किया था, यहाँ पर पीछे एग्जांपल में प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है। ये बेटा बहुत सिंपल केस है, ये तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कुछ टर्म्स शब्द बदलने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से। तो आज की डेट में बेटा अगर मैं किसी बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि 5 साल बाद मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे अगर मेरा बैंक मुझे 10% का रेट ऑफ रिटर्न देता हूं। सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं आज की डेट में कहीं पर 5 लाख रुपए लगा दूं बिजनेस अपने, और बैंक मुझे 10% का रेट ऑफ रिटर्न देता हो, तो 5 साल बाद कितने पैसे हो जाएंगे? आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, आपको फ्यूचर वैल्यू 5 साल बाद की ढूंढनी है। आपको प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाना है। कैसे जाएंगे? बड़ा सिंपल काम है बेटा। अभी हमने देखा था एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r टू द पावर n। तो अमाउंट का मतलब बेटा वो है जो आपको 5 साल बाद इंटरेस्ट के साथ, इनकम के साथ मिलने वाला है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। प्रिंसिपल जो आप आज इन्वेस्ट करने वाले हो, आज की डेट में डालने वाले हो, विच इज प्रेजेंट वैल्यू। बेटा फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r टू द पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r टू द पावर n। बेटा इस 1 प्लस r टू द पावर n की वजह से आपका पैसा कंपाउंड होता है, पैसा बढ़ता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, इनकम के ऊपर इनकम बनती है। तो इस कैलकुलेशन को 1 प्लस r टू द पावर n, पूरी इस कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी कैलकुलेशन को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर। कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म CVF। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? फॉर्मूला बनेगा अल्टीमेटली आपका फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन रेट एंड टाइम। बेटा अगर ये R और N में से कुछ भी बदला तो ये वैल्यू बदल जाएगी आपकी। यहाँ पर कंपाउंडिंग की स्पीड बदल जाएगी बेटा, 10 की जगह 12% हो जाए तो ब्याज बदल जाएगा, टाइम 5 की जगह 4 साल हो जाए तो कम हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग बेटा किस चीज पे डिपेंड करती है? रेट पे और टाइम पे। तो कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर्स डिपेंडेंट अपॉन रेट एंड टाइम। बेटा मैं सिर्फ शब्द बदल रहा हूं, इंग्लिश बदल रहा हूं, मैथ वही का वही है, गणित वही रहेगा, कैलकुलेटर वैसे ही चलेगा, 1 प्लस r टू द पावर n। लेकिन जब आप लिखोगे तो आप इसको क्या लिखोगे? कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर। तो बेटा हमारा फॉर्मूला हो गया। फ्यूचर वैल्यू में जाने के अंदर पुट करते हैं एग्जांपल की डिटेल इस पे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r टू द पावर n। n इज 5। रेट है बेटा हमारे पास 10%। कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर 10% ES5 CVF रेट एंड टाइम। अब ये CVF रेट एंड टाइम कहां से है?
बेटा आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो, बड़े सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे आपको यही करना है। तो अगर आपको ऑन कैलसी कैलकुलेट करना है, आपको चाहिए CVF RN, और मेरे केस में R और N कितना है 10% 5 ईयर्स। तो आप कैसे निकालोगे बेटा? CVF नाम तो है लेकिन कैलकुलेशन तो यही है ना, 1 प्लस R 10% को बेटा 0.10 पावर 5, तो मैं कैलकुलेटर पे क्या करूंगा 1.10, 1 प्लस R 1.10, मुझे 5 बार ही मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा कैलकुलेटर मल्टीप्लीकेशन से पहले वाली वैल्यू को रिपीट करता है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई इक्वल टू बेटा ऑटोमेटिकली रिपीट कर देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बेटा मैंने इक्वल टू 4 टाइम्स प्रेस किया क्योंकि एक बार तो मैंने वैल्यू लिखी है, जैसे ही आप दोबारा इक्वल टू प्रेस करोगे वो मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू रिपीट कर देगा। 2 बारी 1.10 हो गया, 2 बारी यहां पर इक्वल टू करते 3 4 5, तो आपको इक्वल टू 4 बारी प्रेस करना है, यानी कि पावर से एक बारी कम, क्योंकि आपने पहली बारी 1.10 और खुद ही लिखा हुआ। तो पहली बारी मैंने लिखा, 4 बारी अपने कैलकुलेटर ने रिपीट कर दिया, तो बेटा आपके पास कैलकुलेटर पे आएगा 1.61051। तो 1.10 पावर 5 इज इक्वल टू 1.6105। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है क्या चीज 1.61? बेटा इसका मतलब है 1.61 का, अगर मैं आज की डेट में यानी कि टाइम जीरो पे 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूं, 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूं, तो 5 साल में वो 1.61 हो जाता है। 1 रुपया 5 साल में 1 रुपये 61 पैसे बन जाता है। बेटा अगर 1 रुपया 5 साल में 1 रुपये 61 पैसे बन जाएगा तो 5 लाख कितने बन जाएंगे? 1 रुपए की वैल्यू इतनी, तो 5 लाख की वैल्यू कितनी, बस मल्टीप्लाई करना, वही मेरा फॉर्मूला है कि अगर 1 रुपए की वैल्यू 1.61051 है तो 5 लाख की वैल्यू कितनी है? तो बेटा 5 लाख की वैल्यू कैलकुलेटर पे 805255, 8,05,255 रुपए। सिंपल है, इतनी सिंपल कहानी है। तो बेटा अगर आपको आज के पैसे को फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला वही है बेटा, बचपन वाला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r टू द पावर n, लेकिन जो पैकिंग है वो नहीं है, आपको फॉर्मूला लगाना है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर रेट एंड टाइम। सॉल्व करोगे बेटा इससे भी आंसर आएगा, एक ही बात। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा केस 2 पे। केस 2 बेटा मैं फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आ रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर। एग्जांपल ले लेते हैं बेटे, मुझे आज से 5 साल बाद 5 लाख रुपए चाहिए, टाइम 5 पर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, चलो चाहिए नहीं, मेरा किसी व्यक्ति ने बेटा मेरे 5 लाख रुपए देने टाइम 5 पर, 5 साल बाद कोई व्यक्ति लायबल है मुझे 5 लाख रुपए देने के लिए, वो आज ही आ गया मेरे पास, वो आज ही आ गया, कह रहा भाई साहब 5 साल तक कौन वेट करेगा, 5 साल बाद मैं हूं भी नहीं हूं, मैं आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं क्या पता, अपना आज ही पैसे ले लो, अपना आज मुझसे 3 लाख रुपए ले लो। कितने रुपए ऑफर कर रहा है वो? 5 लाख देने 5 साल बाद, लेकिन वो अभी तुझसे कितने मांग रहा है? 3 लाख रुपए। तो कह रहा है आपने आज मुझसे 3 लाख रुपए ले लो। मैंने कहा भाई रुक जाओ एक बार, पहले चेक करने दे इस 5 लाख रुपए की वर्थ आज की डेट में कितनी है। मेरे लिए इस 5 लाख रुपए की वर्थ आज की डेट में कितनी है। और बेटा हर व्यक्ति के लिए पैसे की वैल्यू अलग अलग चलती है। मेरा बिजनेस मुझे 5% की रिटर्न देता है तो मेरा पैसा 5% की स्पीड से बढ़ेगा, और आपका बिजनेस अगर आपको 10% की रिटर्न देता है तो आपका जो पैसा होगा वो 10% की स्पीड से बढ़ेगा। हम दोनों के पैसे की जो वर्थ है अलग अलग टाइम पे बेटा वो सेम नहीं होगी। तो उसने मुझे 3 लाख ऑफर करे, लेकिन पहले मैं चेक करना चाहता हूं मेरे लिए इस 5 लाख की आज की डेट में क्या वर्थ है। मेरे पास जो बेटा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो 10% वाली है। 10% वाली अपॉर्चुनिटी मतलब मेरा पैसा 10% के हिसाब से बढ़ सकता है। और एक बार ध्यान से देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई वैल्यू आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू और मैं उसको फ्यूचर में लेके जाना चाहता हूं तो बेटा आप कंपाउंडिंग करोगे, इनकम ऐड होगी, इनकम ऐड होगी बेटा, बैंक में डालेंगे तो ऐसी होगा ना, इन्वेस्टमेंट भी करूंगा तो कंपाउंडिंग का मतलब यही है, पैसा बढ़ेगा। पीछे 5 लाख रुपए के 8 लाख 5,000 बन गए। तो कंपाउंडिंग का मतलब बेटा आपको इनकम ऐड करनी है। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पर जाते हो तो आप उसमें वो इनकम ऐड करते हो। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग।
तो आप आज के पैसे को जब फ्यूचर में लेके जाते हो तो बेटा आप प्रेजेंट से जब फ्यूचर में जाते हो तो हम कंपाउंडिंग करते हैं, पावर पॉजिटिव चलती है, इनकम ऐड होती है। लेकिन बेटा अगर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू हो और मैं फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आगे गए थे तो इनकम ऐड 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 ऐड, अब मुझे वापस आने क्या करना पड़ेगा? माइनस माइनस माइनस। बेटा जो इनकम ऐड करके आप आगे गए हो वही इनकम आपको घटा घटा के पीछे भी आना पड़ेगा। जिन सीढ़ियों से बेटा ऊपर जाते हैं ना उन्हीं सीढ़ियों से वापस भी आना पड़ता है नीचे। तो कंपाउंडिंग जब आप आज के पैसे को फ्यूचर में लेके जाते हो तो पैसा बढ़ता है, पावर पॉजिटिव रहती है, 1 + r⁴n यानी कि पॉजिटिव है। तो वहां पर बेटा आपका पैसा बढ़ रहा है, इनकम ऐड हो रही है। लेकिन जब आप पीछे लेकर के आते हो प्रेजेंट में, इसको हम बोलते हैं बेटा डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग मतलब आपको प्रेजेंट में लेके आना, तो जो इनकम आपने ऐड कर दी वो आपको इनकम हटानी पड़ेगी। तो जिस स्पीड से पैसा बढ़ता है, मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% तो मेरा पैसा 10% की स्पीड से बढ़ता है, तो वो 10% की स्पीड से घटेगा भी। तो डिस्काउंटिंग भी उसी रेट से होनी। तो मैं जानना चाहता हूँ इस 5 लाख रुपए की वर्थ मेरे लिए आज की डेट में कितनी है? तो बेटा मुझे 5 लाख रुपए में से 5 साल की इनकम घटा के मुझे कहां पर आना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू में आना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो बेटा, पीछे आपने एक फॉर्मूला लिखा था अभी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁴n। अभी हमने वहां पे लिखा था प्रिंसिपल अमाउंट, तो 1 + r⁴n। इस बार मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप? इसको डिवाइड करोगे यहां पर। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? डिवाइड करा बेटा मैंने, तो 1/1 + r⁴n इक्वली गुड। तो 1/1 + r⁴n, 1/1 + r⁴n। बेटा जब ये इनवर्स हो गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पावर नेगेटिव हो गई? 1 + r⁴n पावर पॉजिटिव, इनवर्स हो गया तो पावर नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वो पैसा घटाने वाला है, सेम काम यहां पे जो हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्काउंटिंग होने वाली है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा, जब आप 1 + r⁴n काम में नाम रखा था तो हमने बोला था कंपाउंडिंग फैक्टर है। लेकिन जब आप बेटा 1/1 + r⁴n यानी कि पावर नेगेटिव एन हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर है। तो इसका नाम है बेटा डिस्काउंटिंग फैक्टर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर 1 + r⁴n, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1/1 + r⁴n यानी कि नेगेटिव पावर। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला फाइनली क्या बनेगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन रेट एंड टाइम। फिर से बेटा ये भी तो रेट और टाइम पे डिपेंडेंट है, कितने साल पीछे लेके आना है। बेटा अगर पैसा 5 साल दूर है तो मुझे उसमें से 5 साल की इनकम घटानी पड़ेगी। पैसा अगर 3 साल दूर होगा तो आपको उसमें से 3 साल की इनकम घटानी पड़ेगी। तो रेट एंड टाइम 10% के हिसाब से घटानी है या 15% के हिसाब से घटानी, बेटा दोनों चीजें, दोनों वैल्यूज पे डिपेंड करती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू रेट एंड टाइम पर। जैसे कंपाउंडिंग वैल्यू डिपेंड करती है, ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड करेंगे। कैसे? जरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते बेटा। तो फ्यूचर वैल्यू 5 लाख रुपए है, प्रेजेंट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है कि इस 5 लाख की वर्थ मेरे लिए कितनी है। वो जो मेरा मित्र था बेटा उसको मुझे 3 लाख रुपए ऑफर करा, जरा चेक कर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, रेट एंड टाइम, टाइम 5 ईयर्स। अब ये कैसे कैलकुलेटर पे आएगा बेटा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऐसे ही बेटा, ये कैलकुलेशन यहां पर जा रही है 1 डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। तो अगर आपको ऑन कैलसी चाहिए कि आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 5 ईयर कैसे निकालोगे, बेटा करना तो यही है, ये तो सिर्फ इंग्लिश है, मैथ तो यही है। 1 डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां पे 5 बारी पूरा है। डिवाइड के टाइम पे रिपीट नहीं करता मेरा कैलकुलेटर, हमने कोस्ट अकाउंट की क्लास में भी सीखा बेटा। हमारा कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन से पहले वाली वैल्यू को रिपीट करता है, डिविडेशन में ऐसा कुछ नहीं। तो 1.10 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां पर बेटा आपको 5 टाइम्स को इक्वल टू प्रेस करना है और उसके बाद आपके पास डिस्प्ले पे आएंगे फैक्टर। पहले इक्वल टू प्रेस करोगे बेटा 0.909, 826, 751, 683, 621। तो 5 टाइम जब आप इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपके डिस्प्ले पे आएगा ये 0.6209। फिर से अब 6209 का मतलब क्या है बेटा? वही 1 रुपए की वैल्यू। वहां पर हमने क्या देखा था? कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर था कि अगर मैं आज की डेट में 1 रुपए डालता हूं तो उसकी वैल्यू 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है।
अगर 5 साल बाद 1 रुपया मिलता है तो उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है? 62 पैसे, 62 पैसे। 5 साल बाद अगर मुझे 1 रुपया मिलता है और मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो उस 1 रुपए की वैल्यू इनकम घटा के 1 रुपए में से घटा के बेटा वो कितने बचते हैं? केवल 62 पैसा, 62 पैसा बचते हैं। अगर 1 रुपए की वैल्यू आज की डेट में 62 पैसे है, तो 5 लाख की वैल्यू कितनी है? यही तो मेरा फॉर्मूला है। मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। अगर 1 रुपए की वैल्यू 0.56209 है तो 5 लाख की कितनी होगी? 3,10,000 पता नहीं कितनी, 3,10,450 रुपए। और बेटा अगर आप कैलकुलेटर पे आई हुई टोटल सारी डिजिट्स मल्टीप्लाई कर देते हो, इसके आगे भी आ रहा है एक्चुअली, तो सारा मल्टीप्लाई कर दो तो 460 हो जाएगा, 3,10,460 हो जाएगा। तो अब जरा क्वेश्चन वापिस से समझते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या था? उसने बोला था कि भाई साहब 5 लाख की जगह आप ना मुझसे 3 लाख ले लो। वो कह रहा है 3 लाख ले लो, जबकि मेरे लिए 5 लाख की वर्थ कितनी है? 3,10,450। तो मुझे उसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए? जरा सोचो बेटा, आज का पहला डिसीजन ही ले लो। क्या मुझे उसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए? 5 लाख की वर्थ आज की डेट में कितनी है मेरे लिए? 3,10,450, जबकि वो केवल कितनी ऑफर कर रहे हैं? 3 लाख। मैं मना कर दूं? या तो मुझे 5 लाख के बदले में 3,10,450 या उससे ऊपर का अमाउंट ऑफर करेगा तो फिर मैं एग्री करूंगा, क्योंकि इतने पैसे तो इतनी तो वर्थ है ही ना। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि आज के 3,10,450 5 साल बाद के 5 लाख के बराबर हैं। या फिर मैं अपने बैंक में अगर आप 3,10,450 जमा करा दूं और मेरा बैंक मुझे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देता हो, तो 5 साल में कितना बना देगा? उसको 5 लाख रुपए बना देगा। ओके, तो बेटा ये हो गया हमारे पास सेकंड केस। फ्यूचर वैल्यू से हम प्रेजेंट वैल्यू पर आए। बेटा केस 3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी बेटा, एन्युटी हमें पता क्या होती है? एन्युटी होती है बेटा कैश फ्लो स्ट्रीम, जिसमें कैश का अमाउंट सेम होता है, इक्वल कैश फ्लो होते हैं, इक्वल टाइम गैप होता है। हर महीने 1,000 रुपए एन्युटी है, हर साल 5 लाख रुपए एन्युटी है। 1 महीने बाद 5,000, 3 महीने बाद 5,000, ये एन्युटी नहीं है। टाइम गैप सेम होना चाहिए। 1 महीने बाद 5,000, दूसरे महीने 10,000, तीसरे महीने 15,000, ये भी एन्युटी नहीं है। अमाउंट भी सेम होना चाहिए। तो एन्युटी क्लासिफाई करने के लिए बेटा आपको 2 चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। इक्वल कैश फ्लो होना चाहिए पूरी स्ट्रीम में, प्लस इक्वल टाइम गैप होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एन्युटी है, ऐसा नहीं है तो एन्युटी नहीं है। और अगर एन्युटी है तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है बेटा। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू पीछे पता चले कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप कितने साल पीछे लेके आ रहे हो। 5 साल पीछे लेके आ रहे हो तो बेटा N5 है, 3 साल पीछे लेके आ रहे हो तो N3 है। ठीक है, तो आपको उतने ही साल की इनकम उसमें से घटानी पड़ेगी। जरा एग्जाम्पल के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5, टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5। बेटा पिछले एग्जांपल में क्या था? टाइम 5 पर आपको 5 लाख रुपए मिल रहे थे एक बार, और आपने उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहता? सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था 5वें साल के। अब बेटा मुझे हर साल पैसा मिल रहा है, तो मुझे इन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा मैं इन सबको ऐड नहीं कर सकता। 5 लाख प्लस 5 लाख ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अलग अलग टाइम के पैसे की वैल्यू अलग अलग होती है, आप ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने का करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप इन सारे 5 लाख रुपए की वैल्यू आज की डेट में जानना चाहते हो तो आपको इन सबको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा आपको इस सारे कैश फ्लोज को उठा के आज की डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे आपने इस 5 लाख को कन्वर्ट किया था, सेम वे आप इन चारों को भी कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करा था बेटा हमने? सर हमने इस 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया था फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, 1.10 जो मेरा रेट था उससे मैंने डिवाइड करा। 5वां फैक्टर जो 0.6209 आया था मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे 5 साल की डिस्काउंटिंग करनी है। 4 साल वाले के लिए बेटा आपके पास चौथा फैक्टर लगेगा, तीसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर और पहला फैक्टर। बेटा जितना ज्यादा दूर पैसा होगा उसमें से उतनी इनकम घटाओगे ना। ये पैसा 5 साल दूर है तो बेटा इसमें से 5 साल की इनकम आपको घटानी है, तो 5 बारी आपको माइनस करना पड़ेगा, 5 बारी पावर नेगेटिव करनी पड़ेगी, 5 बारी डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। ये 4 साल दूर है तो बेटा इसमें से 4 बारी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये सिर्फ 1 साल दूर है तो बेटा इसमें से इसको सिर्फ 1 बारी डिस्काउंट करना पड़ेगा। और एक और मजे की बात, पैसा जितना ज्यादा दूर होगा
उसकी वैल्यू आज की डेट में उतनी कम आएगी। ऑब्वियस है कि नहीं है? क्योंकि पैसा जितना ज्यादा दूर होगा उसमें से उतने साल की इनकम घटेगी और प्रिंसिपल जो बचेगा वो कम बचेगा। पैसा अगर 1 साल दूर है तो बेटा इसकी वैल्यू आज के इसमें सिर्फ 1 साल की इनकम घटाऊंगा और प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन जो 5 साल दूर है उसमें से पहले 5 साल की इनकम हटानी पड़ेगी, एक तरीके से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, तब जाके प्रिंसिपल मिलेगा कुछ। तो अगर आपको इन सबको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है तो बेटा आप कैसे करोगे? 5 लाख को पहले फैक्टर से, इस वाले 5 लाख को दूसरे फैक्टर से, तीसरे फैक्टर से, चौथे फैक्टर से, पांचवें फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ये प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा सामने देखो बेटा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, करना कैसे वो लास्ट में बता दूंगा। इजी समझने का तरीका क्या है? समझने का तरीका ये है कि पैसा आ रहा है जी अलग अलग टाइम पे, पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत, तीसरे साल के अंत पे, चौथे साल के अंत पे और पांचवें साल के अंत पे। तो टाइम 1 to 5 पैसा आपको मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है सर? कैश फ्लो कितना है बेटा? कैश फ्लो है हर महीने 5 लाख रुपए। इस वाले 5 लाख को बेटा अगर मुझे प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है यहां पर, तो मुझे 10% वाला फैक्टर चाहिए जिसके अंदर N1 होगा, जिसमें N2 होगा, N3 होगा, N4 होगा और N5 होगा। और बेटा इनके अकॉर्डिंग हम फैक्टर कैसे निकालते थे? अभी हमने देखा था, अपने कैलकुलेटर उठाओ, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, ऐसे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, यानी कि 1.10। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर, पांचवा फैक्टर, पांचवा फैक्टर लिखो। चलो अपना कैलकुलेटर बताओ क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर 683 और पांचवा फैक्टर 621। वो 6209 को राउंड ऑफ करके 621। तो फैक्टर क्या चीज रिप्रेजेंट करेगी? अगर 1 साल बाद 1 रुपया होता तो उसकी वैल्यू आज की डेट में 90 पैसे है, लेकिन अगर 2 साल बाद 1 रुपया होता तो उसकी वैल्यू आज की डेट में 82 पैसे, क्योंकि उसमें से 2 साल की इनकम घटेगी। और 5 साल बाद के पैसे की वैल्यू आज की डेट में 62 पैसे, क्योंकि 5 साल की इनकम घटेगी। अगर 1 रुपए की वैल्यू इतनी तो 5 लाख की वैल्यू कितनी? 1 रुपए की वैल्यू इतनी तो 5 लाख की वैल्यू कितनी? आप ऐड कर दो बेटा। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो सारा का सारा टाइम 0 पर आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। अब मैं इस प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर सकता हूं, मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही आपने इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करे, सारा का सारा कैश फ्लो टाइम 0 पे कन्वर्ट हो गया। अब आप इनको आपस में ऐड कर सकते हो, अब आप इनको आपस में ऐड कर सकते हो। लेकिन बेटा मुझे एडिशन में इंटरेस्ट नहीं है। जब आप इन सबको आपस में ऐड कर दोगे, टोटल करके आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मुझे टेक्निकली क्या करना है बेटा? मुझे 5 लाख को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? जरा ध्यान से। पहला 5 लाख मल्टीप्लाई है पहला फैक्टर, दूसरा 5 लाख मल्टीप्लाई है दूसरा फैक्टर, 751 प्लस 5 लाख मल्टीप्लाई है 0.683 प्लस 5 लाख मल्टीप्लाई है 0.621। प्लीज अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास ऐड करके आ जाएगा। अब एक चीज देखने वाली है बेटा, इन सब में 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख और 5 लाख कॉमन आ जाएगा कि नहीं? कॉमन आएगा या नहीं बेटा? सब में 5 लाख कॉमन है, बीच में प्लस का साइन भी आ रहा है, तो 5 लाख तो बेटा बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेंगे फैक्टर, यानी कि 0.909 826 लास्ट में 621। तो आपके पास ये 5 साल के फैक्टर बचेंगे। और अगर बेटा मैं इन सारे 5 साल के फैक्टर्स को ऐड कर देता हूं तो बेटा टोटल करके आएगा आपके कैलकुलेटर पे 3.791। इन सबको ऐड करके आएगा 3.791, यानी कि अब अगर आप 5 लाख को एक ही बारी मल्टीप्लाई कर दो 3.791 से, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई सब चीज का। आपको इतना बड़ा गेन करने की जरूरत नहीं, आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। 3.791 सीधा कैलकुलेटर पे आ जाता है बिना फैक्टर निकाले आ जाता है। कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली टोटल कर देता है, कहने का मतलब 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3.791 करोगे बेटा, आपके पास इन सारे 5 लाख की वैल्यू आज की डेट में आ गई एक ही बारी। तो जरा पहले वैल्यू निकालते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। 5 लाख मल्टीप्लाई 3.791 बेटा ये वैल्यू बनी 18,95,500 रुपीज। तो इन सब 5 लाख रुपए का बेटा वैसे टोटल कर दो 25 लाख है, लेकिन इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है? 18,95,500 रुपीज ओनली। और ये आया कैसे बेटा? आपने किस्त को, एक एन्युटी को मल्टीप्लाई करा 3.791 से। अब ये 3.791 क्या है? सॉरी 3.791 इन सारे फैक्टर्स का टोटल है, करेक्ट बेटा? इसको बोलते हैं हम एन्युटी फैक्टर। ये जब इंडिविजुअल थे तो बेटा ये थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, लेकिन जैसे ही आपने इनका टोटल करके
3.791 बना दिया बेटा, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, क्योंकि ये 3.791 आपको दिखेगा कब, जब पैसा सेम होगा। क्योंकि अगर आपने बेटा ये कॉमन नहीं लिया, अगर आपने ये कॉमन नहीं लिया तो बेटा इसको ऐड करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपने इसको ऐड किया, आप इसको ऐड कर पाए फैक्टर्स को आपस में, क्यों? क्योंकि पैसा सेम था, कॉमन पैसा था। अगर वो पैसा सेम नहीं होता तो वो कॉमन नहीं आता, कॉमन नहीं आता तो फैक्टर आपस में ऐड ही ना हो पाते। इसका मतलब एडिशन का जो पहला कारण है वो है एन्युटी, इसलिए ये फैक्टर का नाम ही एन्युटी फैक्टर है। ये इस्तेमाल ही वहां पर हो सकता है जहां पर एन्युटी हो, अदरवाइज ये फैक्टर रिजल्ट ही नहीं करेगा, आपको मिलेगा ही नहीं फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला बनता है एन्युटी, यानी कि 5 लाख की किस्त मल्टीप्लाई बाय 3.791, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, विच इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन रेट एंड टाइम। अगर 3 किस्तें होती तो बेटा 3 साल का फैक्टर टोटल होता, 6 किस्तें होती तो 6 साल का फैक्टर फिर मेरे को टोटल करना पड़ता। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, रेट एंड टाइम। अब सवाल बस इतना सा है कि ये क्या सर, क्या मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा? बेटा कुछ नहीं करना इसमें। आपको एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आपको एन्युटी पता है, आपको रेट पता है, आपको टाइम पता है, आपको बस पीवीएफ ढूंढना है उस रेट और टाइम के अकॉर्डिंग। कैसे ढूंढना है बेटा? जैसे आप ये फैक्टर निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, इन सबका टोटल चाहिए। तो बेटा लास्ट में कैलकुलेटर पे बटन है ये वाला जीटी, वो जीटी प्रेस करो, ग्रैंड टोटल, वो इन सबका टोटल आपको दे देगा। किसी किसी के पास कैसियो का कैलकुलेटर हो सकता है, उसमें हो सकता है कि जीटी का बटन ना हो बेटा। कैसियो के मोस्टली मॉडल्स में है जीटी का बटन ग्रैंड टोटल का, लेकिन किसी किसी में नहीं है। अगर तो जीटी का बटन है तो बेटा आपका ग्रैंड टोटल ही 3.791 मिल जाएगा आपको सीधा। 5 फैक्टर निकालो, वो ऑटोमेटिकली टोटल कर देता है। ऑल्टरनेटिवली आप क्या करोगे, अगर जीटी का बटन नहीं है तो बेटा मेमोरी प्लस, एम प्लस वाला बटन आपके पास है, मेमोरी में टोटल हो जाएगा उसका 1 डिवाइड बाय 1.10। पहला फैक्टर मेमोरी में डाल दो, अब वहां पे जाके ऐड हो रहा है मेमोरी में। दूसरा फैक्टर मेमोरी में डालो, तीसरा फैक्टर मेमोरी में डालो, चौथा फैक्टर मेमोरी में डालो, पांचवा फैक्टर मेमोरी में डालो। अब मेमोरी का टोटल करना है, एमआरसी। बेटा 3.791 निकालने का तरीका बता रहा हूं कैलकुलेटर पे। अगर जीटी वाला बटन है तो बेटा कैलकुलेटर को थैंक यू बोलो, 5 बार इक्वल टू दबा के जीटी दबा दो। 6 साल है तो 6 बार इक्वल टू दबा के जीटी। ग्रैंड टोटल क्या है, जितनी बार भी आप इक्वल टू प्रेस करते हो, जो भी डिस्प्ले पे आता है वो मेमोरी में जाकर के ऐड हो जाता है। टेक अ लुक एट इट। तो बेटा यहां पर जरा आप देखो एक बार ये कैलकुलेशन, पहले ये जीटी वाली कैलकुलेशन करो। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 पहला, दूसरा, ये जो डिस्प्ले पे फिगर नजर आ रही है इक्वल टू के बाद जीटी में जा रही है, आपके कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे जीटी चमकने लग जाएगा। यहां पर देखो जीटी है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बार इक्वल प्रेस कर दिया मैंने। अब मुझे इन सबका टोटल ऑलरेडी ग्रैंड टोटल मिलने वाला है। जैसे ही जीटी प्रेस करूंगा मेरे पास आएगा 3.7907, राउंड ऑफ करके 3.791। ऑल्टरनेटिवली अगर जीटी वाला बटन नहीं है तो आप मेमोरी पुल कर सकते हो बेटा, मेमोरी एम प्लस वाला बटन। कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू, पहला फैक्टर आया मैंने मेमोरी में डाल दिया, दूसरा फैक्टर आया मैंने मेमोरी में डाल दिया, तीसरा फैक्टर मेमोरी, चौथा फैक्टर मेमोरी, पांचवा फैक्टर मेमोरी। अब मुझे मेमोरी देखनी है कि मेमोरी में टोटल कितना हुआ बेटा, उसके लिए एक अलग से बटन चमक रहा है, देखो एमआरसी। एमआरसी इज मेमोरी रिकॉल एंड मेमोरी क्लियर। तो एमआर मेमोरी रिकॉल, मेमोरी में जितना भी टोटल हो चुका है वो देखना है। तो एमआर 3.79078, फिर से वही 3.791, ठीक है जी। और अगर आप बेटा इसको दोबारा प्रेस कर दोगे तो ऊपर डिस्प्ले पे से एम वाला साइन चला जाएगा, यानी कि मेमोरी क्लियर हो जाएगी। ओके, डिस्प्ले पे रहेगी, ऊपर से एम वाला साइन हट जाए। तो बेटा ये हो गए जी हमारे 3 केस। बेटा ये हमारे सिलेबस को स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट है। चौथा केस बेटा हम अपना एक चैप्टर करेंगे, कैपिटल बजटिंग, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसके अंदर हमको प्रेजेंट वैल्यू समझनी है। तो वहां पर बेटा मैं आपको एक चौथा केस और डिस्कस करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का, ठीक है। तो फिलहाल बेटा हमारे पास इंट्रोडक्शन के लिए सिलेबस के अंदर ये है। अगली कक्षा के अंदर बेटा हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन का। ओके।